हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो रहने वाली है, जो पैसेज आपकी आई थी इवनिंग शिफ्ट का, जो इंग्लिश का पेपर था प्री बोर्ड का, और उसकी जो ग्रामर आई थी उसी के सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे सॉल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है, तो देखिए जो पहली जो पैसेज आई थी वो लाफ्टर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन उनके आंसर्स जो हैं थोड़ा थोड़ा उसमें बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ कि जो लाफिंग है वो क्या इंक्रीज़ करती है। तो मसल फ्लैक्शन, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकती है, मसल को फ्लैक्शन प्रोवाइड करती है, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, उसको मतलब बढ़ाती है, और सर्कुलेशन जो है उसको बेटर करती है, एंटीबॉडीज़ ठीक है को अच्छा करती है। तो सर्कुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है जो बीमारी होती है उससे लड़ पाए। तो ये जो लाफिंग है ये इन सभी में बेनिफिट है। तो इसका आंसर जो है ये डी आना था। ये सब इसी में लिखे हुए हैं, आपने अगर अच्छे से पैसे पढ़ा है तो आप अच्छे से आंसर सारे दे देंगे। पहले आप इसको खुद ट्राई करें, उसके बाद चेक करें। लेकिन जिन्होंने पेपर दे दिया तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो अपने आंसर मैच कर ले, उन्हें पता लग जाए कि उनके कितने सही थे। ठीक है, तो इसमें पहला इसका डी था, और दूसरे में था व्हेन पीपल एंजॉय टुगेदर द एटमॉस्फेयर बिकम्स, अगर लोग एक साथ जो है इन्जॉय करते हैं तो एटमॉस्फेयर कैसा बन जाता है, वो नॉइजी बन जाता है, फ़नी बन जाता है, क्लीन बन जाता है, सैक्रेड मतलब पवित्र बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बात हो रही थी लाफ्टर की, तो यहाँ पे जो है सैक्रेड हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पवित्र। यहाँ पर हम सैक्रेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। और यहाँ पर भी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारे मेंशन किया गया है कि लाफ्टर इज़ ए गुड फॉर सोल। ठीक है, देयर इज हॉलीनेस इन लाफ्टर। ठीक है, हॉलीनेस मतलब वही पवित्रता, ठीक है, नेकपन। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सैक्रेड है। ठीक है, इसका डी था। उसके द राइटर सजेस्ट अस टू स्टार्ट लाफिंग इन द मिडल ऑफ एन आर्गूमेंट टू, ये कह रहा है जैसे अगर हम अचानक कोई आर्गूमेंट कर रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई बहस हो रही है, तो बीच में अगर हंस जाते हैं तो क्या होगा इससे। तो इससे ये होगा कि इनमें 6 ऑप्शन दे रखे, तो आपको इनमें से बताना था कि इन सब में से बेस्ट जो है कौन से 6 में से कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, और बीच में हंसने का मतलब किसी को इंसल्ट करना तो है नहीं। इससे क्या होगा, एंगर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, जो गुस्सा किसी के अंदर आ रहा है वो कम हो जाएगा। फील ब्लिस टू ऑफ द सोल, और आत्मा को भी इसमें अच्छा लगेगा। तो दूसरा, चौथा, छठा इसका जो है बेस्ट सही था। ठीक है, हमें दूसरे तरफ डाइवर्ट करना है, हमारा इसका मोटिव नहीं था, तो इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाफ्टर कैन हेल्प अस इन, लाफ्टर जो है वो हमारी किस में मदद करता है। तो ये सभी में मदद करता है, हमारी जो ट्रबल्स होती है, जो मुसीबत होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने में मदद करता है, उनको कम करने में मदद करता है। ठीक है, और हमारी जो मिस्टेक्स है उसको रोकने में मदद करता है। तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। ठीक है, चारों ही इसके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग द पैसेज, ये कह रहा है कि जो पैसेज जो लिखी गई थी इसका पर्पस क्या था, मेन आपको क्या बताना चाहता है कि हमें हंसते रहना चाहिए, वी शुड फिजिकली फिट, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए, वी शुड नॉट कीप लाफिंग, हमें हंसते रहना नहीं चाहिए, वी शुड लुक फॉर अ रीज़न टू लाफ, हमें हमेशा रीज़न ढूंढते रहना चाहिए हंसने का। देखो ये लास्ट में ही इसमें ये लिखा हुआ था, ये लिखा स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर रीज़न टू लाफ टूडे। तो इसका आंसर तो ईजी था। ठीक है, तो इसका आंसर जो था डी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ आर चिल्ड्रन बेटर देन एडल्ट, ये कह रहा है कि इस पैसेज में बच्चे जो हैं वो एडल्ट से अच्छे क्यों हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं एडल्ट से, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं एडल्ट से, या ज़्यादा खेलते हैं एडल्ट से, या ज़्यादा हंसते हैं एडल्ट से। सिंपल सी बात है, लाफिंग से चल रहा था ये आंसर, बाकी इसमें दे भी रखा है। नेक्स्ट था हाउ कैन लाफिंग मेक अ स्लिम, जो अगर हम बहुत हंसेंगे तो हम पतले भी हो सकते हैं बच्चों, जो मतलब मोटे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप हंसना कम कर दोगे, जो पतले हैं आपको एंटीबॉडीज़ बनाता है, आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो हंसने के बेनिफिट या नुकसान नहीं, तो ये कैलोरी को बर्न कर देता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगी इसको भी बर्न कर देगा। तो उसके बाद नेक्स्ट था कि ये कह रहा है कि इनमें से ना कौन सा जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो है डिफाइन किया गया है। ये अलग अलग व्यक्तियों ने अपने विचार रखे थे, जैसे चार्ली चैपलिन ने कोई बात बोली थी, पैब्लो नेरूदा ने कोई बात बोली थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सब की बातें गलत है, लेकिन आपको बताना है कि इस पोएम इस पैसेज के अकॉर्डिंग किसकी बात यहाँ पर सही लगती है। कि अ डे विदाउट लाफिंग इज़ अ डे वेस्टेड, ये कह रहा है क्या चार्ली चैपलिन की यहाँ पे ये बात आ रही है कि अगर एक दिन अगर आप हंसे नहीं तो दिन बेकार हो गया, या है कि लाफ्टर इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल, जो हम हंसते हैं ना वो हमारी आत्मा की जो है वो एक भाषा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लैंग्वेज की, यहाँ पे लाफ्टर की बात की गई है और पवित्रता की बात की गई, तो ये पैब्लो नेरूदा ने बिल्कुल सही बोलता है, इसका ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। ये कह रहे हैं इस पूरी की जो पैसेज है ना, आप इसका क्या टाइटल देना चाहोगे, इस पूरी पैसेज का टाइटल क्या रखना चाहोगे, आपको बेस्ट टाइटल इसमें से चूज़ करके बताना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, और लाफ्टर जो है सबसे थेरेपी मतलब इलाज करने का है सबसे बढ़िया तरीका है। और लाइफ इज़ नॉट लाफ्टर, जो हंसी जो जीवन है वो मजाक नहीं है, हंसी नहीं है। ठीक है, ये तो बन रहा। लाफ इज़ लाफ विद फ्रेंडली सॉरी लाफ विद फ्रेंड्स ओनली, हमेशा दोस्तों सिर्फ दोस्तों से हंसो, हैप्पीनेस। तो आप समझ गए होगे इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, क्योंकि लाफ्टर जो है सबसे अच्छी थेरेपी माना जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद ये फॉली ऑफ आवर ओन परस्यूट्स, इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर। देखो मतलब जो हम मिस्टेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और या गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं या कोई हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है इस फ्रेज का। तो ये ऑल ऑफ दिस पे ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूज़ ऑफ कॉप। कॉप का जो है सेम मीनिंग आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा। देखो कॉप ना वहाँ यूज़ किया जाता है जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो हालांकि सब में लग सकता है, लेकिन बेस्ट जो है वो मतलब अगर आप करेक्टली लगाना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, तो जहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ लगाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका बी सही था। ठीक है, ही इज़ अपसेट एंड इज़ नॉट एबल टू कॉप विद द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, डिफिकल्टी जब वो सिचुएशन आ जाती है तो उससे कैसे आपका सामना करोगे, तो वहाँ लगाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा है चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द मीनिंग ऑफ द कीप ट्रबल इन प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, इन पाँचों में से आपको इसका मीनिंग बताना है। जब आप पे ट्रबल आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। और अगर कोई हार्ड टाइम चल रहा है तो उसमें आप जीवित रहें और अपने आप को उसका सामना करें और आगे बढ़ें। तो इसका तीसरा और वन था। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पैसेज जो थी वो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड थी, और ये जो है 1945 में बना था, और इसमें 193 मेंबर थे। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, और आप ठीक है आप ये देख लें, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेके उनको देख सकते हैं। बाकी जो जिन्होंने पेपर दे दिया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पैसेज है ना, इसमें बहुत आसान है। पैसेज में से आप इजीली ढूंढ लेंगे। सेक्रेटरी जनरल जो है ना यूएन का कौन है, तो एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो जो है ये गुटेर, ये नीचे वाले। ठीक है, अनान नहीं है। ठीक है, और आपको याद रखना ऊपर दे भी रखा था। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि आपको यहाँ नीचे क्राइसिस दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सॉल्व करेगा, कौन हैंडल करेगा इस इशू को। जैसे अचानक जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया साउथ चाइना का सी डिस्प्यूट के अंदर। ठीक है, समुद्री में आपस में कोई भैंस पे लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे जनरल असेंबली में, ठीक है, ये लिखा है ना कि जनरल असेंबली इज द मेन deliberative policy making and independent organ of the UN. All 93 making states of the UN represents in the General Assembly. अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर तो जनरल असेंबली की बात हो रही है, यूनिवर्सल का रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल लिखा ना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर जो अंतर्राष्ट्रीय कोई लड़ाई वगैरह होती है तो उसको सेटलमेंट करेगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात ही की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उसमें जो है आग लग गई है। तो ये जो है एक सोशल इकोनॉमिक से रिलेटेड आता है, तो इसका आंसर जो है सोशल इकोनॉमिक में कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये इस पर डिस्कस करेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है ये। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है, तो जहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल हो और साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो तो ये आ जाएगा बी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसका था सी और इसका था यहाँ पर बी। उसके बाद नेक्स्ट वाला पूछा गया है। अब मैं सीधा आंसर आपको बताता रहता हूँ फटाफट। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी जो काउंसिल है इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। देखो 5 इसमें परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट, टोटल होगा 15। उसके बाद ये कह रहा है कि इस पैसेज में लीडर कौन है सेक्रेटरीट का, कौन है लीडर इसमें सेक्रेटरीट का। तो इसका आंसर जो है
आपसे पूछा प्राइमरी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है, यूएन चीफ है, या नन ऑफ एबव है। तो इसका आंसर सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूएन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कह रहा है कि इनमें से यूएन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कौन से, जैसे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है तो इनमें से कौन जो है डिसीजन लेता है। तो अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पर पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसी का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द मिशन एंड वर्क ऑन द यूएन ऑफ यूएन। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूएन का काम नहीं है। देखो इंटरनेशनल पीस तो वो चाहता ही चाहता है, ठीक है। क्या वो चाहेगा कि एंकर डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब भेदभाव हो अलग अलग देशों के अंदर, तो ये तो वो कभी नहीं चाहता, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल वो चाहता है कि भाई कोई भी आपस में लड़ाई ना करे, है ना। और गारंटी फंडामेंटल राइट, ये भी चाहता है वो कि हर किसी को उसके राइट मिले। और स्कूल और विलेज का ऐसे कोई मतलब नहीं है कि गांव के अंदर स्कूल बन रहे हैं नहीं बन रहे, ये इसका काम नहीं है, किसी और का काम है वो। तो दूसरा और पांचवा आएगा, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा हो गया, सी पार्ट आ गया इसका। उसके बाद कह रहा है हाउ आर यूएन प्रोग्राम फाइनेंस्ड। ये कह रहा है कि यूएन का जो प्रोग्राम है उसके पैसे कहाँ से आते हैं, तो वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से होते हैं, ठीक है, ना कि एसएस कंट्रीब्यूशन बाद में हो गया था ये, लेकिन शुरू में जो है वो वॉलेंट्री था। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल वो क्या काम करता है, तो इसमें सारे ही काम करता है ये, ठीक है, तो डी आ जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2017 को हुआ क्या था, तो 9 सेक्रेटरी जनरल जो है अपॉइंटेड हुआ था, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द यूएन। तो इसका आंसर आएगा बी, जनरल असेंबली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज स्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर कंट्रीज फॉर। ये कह रहे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी है वो किस लिए बनी है, तो ये सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस की बात करती है, जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन सब की। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है ट्वेल्थ में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी हैंडल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है वो किसको हैंडल करते हैं। देखो दो कंट्री के बीच में अगर लड़ाई हो या तो उसको हैंडल करते तो इंटर देखो ये 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है, याद रखना इस बात को, INTRA। इंटर का मतलब होता है अलग अलग 2 जनों के बीच में, ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है अपने आप से। तो यहाँ पर इंटर कंट्री आएगा, ठीक है, तो 2 कंट्री के बीच की बात करेंगे तभी तो इंटरनेशनल बनेगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी था। उसके बाद ये आपकी जो है बुक से, ये लिटरेचर से, ठीक है, जो द ब्लैक एरोप्लेन से, तो उसके क्वेश्चन है, तो फटाफट इसके क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पायलट टेक द रिस्क। पायलट ने रिस्क क्यों लिया था, ठीक है, बहुत ईजी था कि भाई एक तो वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, दूसरा अपनी फैमिली से के पास जाना चाहता था, इसलिए तो ये ए और बी इसका होगा, यानी कि सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। सी पे टिक करोगे, अगर आप सोचो कि ए पे कर दे तो भी सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर उसके एक से ज़्यादा आंसर हो रहे हैं, ए और बी लिखा हो, तो फिर आपको उसी पे टिक करना, वही सही होगा, ठीक है। पहले पढ़ के करना, कई बार ऐसा होता है कि एक ही होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये कह रहा है इस जो पोएम, ये जो कहानी दे रखी थी, इसमें कौन सी बात सही नहीं फिट होती, इसमें से कौन से 5 ऑप्शन में से सही नहीं है, मतलब गलत है वो, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है गलत है। तो इसका आंसर देखो, ये पायलट वेंट बैक टू फ्रांस, वो फ्रांस में वापस गया था, ये तो था ही नहीं, ठीक है। द ओल्ड डेकोटा हैड इनफ फ्यूल, तो ओल्ड डेकोटा में जो बहुत ज़्यादा फ्यूल था, ये भी गलत है, ठीक है। और वो तो सच है कि वो स्टॉर्म से बाहर निकल गया था, ठीक है। तो इनके फर्स्ट 3 गलत है, तो फर्स्ट 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो अब दोनों में से कौन सा ठीक होगा वो चेक करना पड़ेगा। 5 पढ़ लेते हैं। द कंपास स्टॉप वर्किंग इन द स्टॉर्म, ये तो सही बात है कि कंपास जो है वो रुक गई थी स्टॉर्म में। चौथा क्या कह रहा है, द पायलट वॉज एबल टू स्टैब्लिश द कॉन्टैक्ट विद द पेरिस कंट्रोल एजेंसी। ये कह रहा है कि जो पेरिस कंट्रोल एजेंसी उसने ईजिली बात कर ली थी, तो ये गलत है, तो यानी कि बी आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, फैक्ट और ओपिनियन आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। देखिए फैक्ट वो होता है जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। ओपिनियन जो है जिसको सही या गलत साबित करना, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, जो एक किसी के व्यूज़ हैं उसको कहा जाता है। तो इसने बोला गोइंग इनटू द स्टॉर्म वाज फुलिश, इसने बोला कि अगर स्टॉर्म में हम जा रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है,
ठीक है। तो ये एक किसी के जो है ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ओपिनियन है, ठीक है। अब जैसे कोई तूफान है, बहुत जरूरत पड़ गया तो वो जा भी सकता है, तो हमें से सही या गलत नहीं कह सकते, तो ओपिनियन हो गया पहले वाला। पायलट लव्ड हिज फैमिली, ये तो फैक्ट है, ठीक है। वो तभी तो जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, तो ये जो दूसरा हो गया, ठीक है, ये हो गया फैक्ट हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है बोला गया, द अदर पायलट इन द स्टॉर्म वाज गॉड्स एंजल। जो दूसरा जो पायलट था ना वो गॉड एंजल था, मतलब भगवान का भेजा हुआ दूत था। तो देखो ये ओपिनियन हो सकती है, क्योंकि रियल में तो वो था ही नहीं कुछ भी, अगर हम देखें तो, क्योंकि कल्पना कल्पना ही थी उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपिनियन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता वो गॉड एंजल थी, वो इस तरीके से ओपिनियन है। उसके द पायलट कुडंट फ्लाई अराउंड द क्लाउड, वो उसके जो क्लाउड है उसके चारों ओर नहीं जा पाए, क्योंकि उसका पेट्रोल इनफ था ही नहीं, तो कैसे जाएगा। तो ये फैक्ट है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो दूसरा चौथा फैक्ट किसके अंदर दे रखा है, सी में दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब द क्लाउड ऑफ द स्टॉर्म, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लाउड ऑफ द स्टॉर्म नहीं दिखाता। देखो क्लाउड स्टॉर्म जो तूफान होता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो कोलोजर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब विशाल, तो ये क्लाउड के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और टर्बुलेंट का मतलब होता है बिल्कुल अशांत, बिल्कुल भयानक तरीके से, ठीक है। ब्लैक मतलब तो काले बादल थे ही। और आप समझ गए होगे अब इसका आंसर इल्यूमिनेटेड होगा। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है प्रकाश होना, लाइट होना, ठीक है। तो वो तो अंधेरा था, तो कैसे हो सकता है। तो इस हिसाब से समझ गए, इसका आंसर जो है सी आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, सी था, इसका भी सी था। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय द पायलट व्हेन ही डिसाइडेड टू एंटर द स्टॉर्मी क्लाउड। तो ये कह रहा है कि कौन कौन सी यहाँ कैटेगरी उसकी दिखाई दी गई थी जब वो इतने बड़े तूफान के अंदर एंटर करने के लिए जाता है। तो आप जानते हैं कि वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर एक हिम्मत होती है, ठीक है। ऑथोरिटी तो अधिकार से हो गया, डिफरेंट मतलब होता है एक तरह से संकोच करना, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो यहाँ पर ये तो था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये और में थी, जिसने ऊपर वाला करे वो ऊपर वाला चेक कर सकते हैं, जिसने नीचे वाला करा नीचे। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सी कोडेवो की ड्रेस है। तो जिन बच्चों ने बुक अच्छे से खोली होगी तो उनको तो पता ही होगा ये ड्रेस बुक में बनी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर डी था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, अच्छा ये जो है ना जो देख नहीं सकते तो उनके लिए, तो ये देखो ड्रेस की एक्सप्लेनेशन दे रखे, तो इसका भी डी है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हाउ डज द राइटर सपोर्ट द स्टेटमेंट द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ये लाइन बोला है कि जो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा ये डेकोरेटेड आर्मी थी, मतलब बढ़िया थी कुर्ग की जो रेजिमेंट है। तो इनमें से कौन से वर्ड, कौन सी लाइनें सपोर्ट करती हैं, तो ये सारी की सारी इसकी सपोर्ट करती हैं। तो ऑल ऑफ एबव इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द कुर्गिस। जो स्टेटमेंट है ना कुर्ग के बारे में, इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो कुर्ग जो है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए, ये बात सही है, ठीक है। बाकी जो हम पोएम लेसन के अकॉर्डिंग जो है कह रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो फेमस है, ठीक है। लेकिन यहाँ मेन जो ए पे टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द लेजिस्ट ऑफ द टूरिस्ट बिकम एक्टिव, मतलब वहाँ पर जैसे आलसपन सा है तो एकदम एक्टिव कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है रिवर राफ्टिंग है, ठीक है, जिससे लोग वहाँ पूरी मात्रा में करते हैं। तो इसका सी आंसर था। नेक्स्ट बोला गया है कि जो मैरिड है, ठीक है, जो मैरिड वर्ड है तो वो इनमें से जो है किसके साथ रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो मैरिड एमंगस तो लिखा हुआ था उसमें, है ना, आपने देखा होगा। और मैरिड, ठीक है, जो है टू भी होता है और इन भी होगा। इन टू मतलब होता है कि जब हम अपने ही कबीले में, अपने ही जाति में उसमें जैसे विवाह करते हैं तो इन टू लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन उन कुर्ग के लोगों ने तो दूसरे मतलब भारत के अंदर जो आगे भारत की महिलाओं से विवाह करते, तो इसका आंसर जो इन टू होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया है, ये पोएम थी आपकी, ठीक है, द रोड नॉट टेकन जैसे थी ना, उसके आगे आपने फायर एंड आइस वगैरह पढ़ी होगी। अच्छा वो रोड नॉट टेकन तो 9th क्लास की थी, ठीक है। फायर एंड आइस वाली जो आपने पोएम पढ़ी है तो उसी में है। ये कह रहा है हम लोग किसको सिम्बलाइज करता है, तो बैड ओमेन मतलब होता है, ठीक है, जो ये शुभ अशुभ होते हैं ना, तो अशुभ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये ओमेन तो मतलब शकुन होता है, बैड लगा तो अपशकुन हो जाएगा, इस तरीके से। शकुन अपशकुन सुना होगा ना आपने, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस द पोर्ट्स मूड। ये कह रहा है किस चीज़ ने पोर्ट का जो है मूड चेंज करता है। तो किस तरीके से कौवे ने हिलाया था ना बर्फ़ को, तो इस तरीके से पोर्ट का मूड चेंज होगा। तो इसका आंसर डी था, इसका सी था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ द स्नो हैड नॉट फॉलन ऑन द पोर्ट। अगर क्या होता अगर बर्फ़ ना गिरी होती तो पोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हो जाता। तो ये आंसर इसका सी है।
नेक्स्ट वाला पूछा है कि राइमिंग स्कीम बताइए, तो राइमिंग स्कीम ऐसे पता लगाते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ लिखा है ना क्रो, तो पहली साउंड ये है क्रो, ओ है ना क्रो, इस तरीके से। तो उसमें यहाँ स्नो, तो ये ए हो गया, मतलब एक जैसे साउंड को हम एक नाम दे रहे थे ए। फिर मी और ट्री एक जैसी है तो ये बी हो गया, तो क्या बन गया ए बी ए बी, ए बी ए बी। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था व्हाट डज द पोएट नोट कन्वे इन द पोएम, इसमें पोएट ने कौन सी बात कन्वे नहीं करी, कौन सी बात नहीं बताई। ठीक है, तो यहाँ पे कौवे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया, तो इसका सी आंसर था। फिर उसके बाद है बेलिंडा जो है, ये आपकी जो पोएम है, ठीक है, द कस्टर्ड ड्रैगन है ना, तो उसी की पोएम में से लिया गया है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन पूछा कि जो कस्टर्ड है वो किसकी तरह दिखता है, डेंजरस दिखता है ना। उसके बाद नेक्स्ट था कि हाउ डज द मस्टर्ड शो हिज ब्रेवरी, जो मस्टर्ड है वो अपनी ब्रेवरी कैसे दिखाता है, जब वहाँ पे डाकू आ जाता है, पायलट आ जाता है, ठीक है, समुद्री डाकू आ जाता है, तो यहाँ पर वो भाग जाता है, तो रन अवे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, और इसका डेंजरस था। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टर्ड क्राइज फॉर ए नाइस केज, कस्टर्ड जो है ना हमेशा एक पिंजरा मांगता है, मुझे पिंजरा दो, मुझे पिंजरा दो। ये कह रहा है कि उसकी कौन सी क्वालिटी दिखाता है, क्या उसकी बहादुरी दिखाता है, क्या उसका दूसरों के प्रति एग्रेशन दिखाता है, प्यार दिखाता है, या ह्यूमिलिटी दिखाता है। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, किससे बहुत प्यार से भाव करना, तो विनम्रता के लिए यूज़ किया जाता है। विनम्र से बिल्कुल अकड़ नौन, आपको इतनी पावर है फिर भी आप किसी को बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं, दूसरों के प्रति आप बहुत विनम्र हैं, बहुत प्रेम भाव से एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमिलिटी आ जाएगा। अगर ये ना होता तो हम लविंग तो लगा नहीं सकते, लविंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। प्यार तो सबसे करता था लेकिन ह्यूमिलिटी के लिए, ठीक है, ह्यूमिलिटी आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे कौन सी फिगर स्पीच है, जब एस लग जाता है ना, एस लग जाता है, ठीक है, लाइक लग जाता है, तो वहाँ पर जो है सिमिलर लगा जाता है। मेरी जो पहली वीडियो थी, ठीक है, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है, तो उसमें मैंने ये पोर्ट्रेट डिवाइस ही बताई थी, बिल्कुल लोकल तरीके से बनाई थी, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये भी अभी लोकल ही चल रही है, लेकिन कोशिश है और अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद है राइमिंग स्कीम बतानी है। अब देखो राइमिंग स्कीम में मैंने आपको बता दिया कैसे बताया जाता है, तो आप देखिए राइमिंग स्कीम में यहाँ लिखा है बियर्स, ये लिखा है स्टेयर्स, दोनों एक जैसा साउंड है तो ए दे दिया। फिर रेज केज, तो ये बी होगा, तो ए बी आ गया। इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम क्या आ गई, ए बी ये रहा। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर के पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप ये देख लें कि वो पेरेंट टेंस में चल रहा है, पास्ट टेंस में चल रहा है, तो इससे भी हेल्प हो जाती है। जैसे गोड लिखा है तो पास्ट में है और ये पेरेंट की बात हो रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है तो इससे भी आपको हिंट मिल जाती है। बाकी बोला गया है कि अ प्लेस वेयर मेडिटेशन इज प्रैक्टिस ओवर मैनी ईयर्स ऑटोमेटिकली एक्वायर सर्टेन पावर। ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस जहाँ पे मेडिटेशन की होती है, तो वहाँ पर जो वो एक्वायर कर लेता है सर्टेन पावर को, शक्तियों को एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, गेट कर लेता है। द प्लेस डैश चार्ज विद एनर्जी एंड वाइब्रेशन फ्रॉम पीसफुल थॉट। तो ये कह रहा है ये क्या करता है, प्लेस क्या करता है, गेट करता है, यहाँ गेट्स आएगा। ठीक है, प्लेस और वैल्यू और प्लेस सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे गेट्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला, विद द एनर्जी एंड वाइब्रेशन फ्रॉम पीसफुल थॉट डिपेंडिंग अपॉन डैश इंटेंसिटी ऑफ द मेडिटेटर्स एंड द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस डैश रिमेन्स चार्ज फॉर मैनी ईयर्स सेंट्स गेट सैल्वेशन एट सच प्लेसेस। तो इस तरीके से इसमें जो है क्या आ जाएगा, पहले वाले में गेट्स हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम जो है सेकंड वाले में डिपेंडिंग अपॉन दा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन दा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द प्लेस कैन आएगा, यहाँ पर प्लेस कैन रिमेन चार्ज फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, कर सकता है, तो सकता है का सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम कैन लगाएंगे। दूसरी बात ये कि ये ग्रामर आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आप रीडिंग बहुत करो। ठीक है, आप जितने लेसन हो सकते हैं वो रीड किया करो, आपको पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला है, ये आपकी जो है जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, तो वही है। तो मैं इसके केवल आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि इसके रूल्स में बताते हुए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बस आप इतना याद रख लो, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है तो वहाँ इफ़ लगाया जाता है, और अगर वो डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ कुछ नहीं लगाया जाता, इस तरीके से। और अगर जैसे इज एम आर है पास्ट टेंस में हो रहा है तो वाज वर हो जाता है, इस तरीके से इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आंसर देख लेते हैं खाली। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो पहले जो है डी था इसका। ठीक है, डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करना कैसे था, ये आपको जो है पहला दूसरा तीसरा यहाँ दे रखा है और ये बात बोल रखी है। ठीक है, तो आपको इसको इंडेक्स स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, ये मत कर देना।
उसके बाद जो है दूसरे वाले का जो सी है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसलिए आपको जो है इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा दूसरे, अच्छा देखिए यहाँ पर जो है डब्ल्यू फैमिली है तो साइड का भी लगता नहीं है, तो सी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो दूसरे वाले का जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। आस्क्ड इफ दे वर सिटिंग क्वाइटली एट देयर डेस्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन का यूज़ किया गया है, और क्वेश्चन का यूज़ किया गया है तो इफ़ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का यूज़ किया तो आस्क आता है, ठीक है। आस्क सेकंड फॉर्म आएगी आस्क। तो पहले वाले का मैंने आपको बता दिया, पहले वाले का डी है, ठीक है, दूसरे वाले का ए है, और ठीक है। और तीसरे वाले का जो है, तीसरे वाले का जो क्वेश्चन का आंसर है टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड इन हिज माइंड, ठीक है। तो इस तरीके से टोल्ड द स्टूडेंट दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड इन हिज माइंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर हो गया अब सबको, डी ए और सी। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, सेकंड के थर्ड लिखना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। उसके बाद जो है सेवन्थ पर आ जाइए। सेवन्थ पर पहला का आंसर जो है वी डैश गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो और क्योंकि अब पनिशमेंट की बात आ गई, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, तो यहाँ मस्ट लगाएंगे, ठीक है। आपको करना ऑब्लिगेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। और जब नोबडी आता है तो वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ वॉन्ट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्लैस्क, तो यहाँ पर इज़ है तो इस जो है वो वहाँ पे सब लगाएंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, देखिए अगर यहाँ पर मिल्क लिखा है और ये अनकाउंटेबल है, आप दूध जब लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं भाई साहब एक दूध दे दो, दो दूध दे दो, तीन दूध दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो ये अनकाउंटेबल हो गया। जब अनकाउंटेबल है तो वहाँ सम जो है वो सिंगुलर में आता है, ठीक है। देखो यहाँ सिंगुलर कैसे, यहाँ देखिए इज लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे मैंने मिल्क की जगह जो है मैंने लिख दिया ग्लास, ठीक है, तो ग्लास लिख दो, एक गिलास दो गिलास को गिन सकते हैं, तो फिर यहाँ पर इसकी जगह आर हो जाएगा। ये कुछ ग्रामर के रूल होते हैं जो बहुत डीपली तो कोई बताएगा ना, आपको आएंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, आपको बता दिया मैंने। अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा सुन लेना कि जब सम आ रहा है तो सम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस लगा है, और अनकाउंटेबल है तो यहाँ सम ही लगाएंगे, ठीक है। और वैसे भी जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सेंस भी सम का ही आ रहा है। उसके बाद डैश ऑफ यू शुड टेक योर नोटबुक बिफोर गोइंग बाय, तो हम सभी बच्चों को कहेंगे, किसी एक को नहीं कहेंगे, नोटबुक को वापस ले जाने के लिए, तो ऑल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद इट इज़ ग्रोइंग क्लाउडी, देखो बहुत ज़्यादा आकाश में बहुत ज़्यादा बादल है, तो यहाँ पर अगर जब रीज़न दिया होता तो हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर रीज़न ना दिया तो हम मे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मे और कैन दोनों नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे बारिश होनी चाहिए, तो शुड लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, शुड। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ही डैश टू हिज ओल्ड स्कूल बिफोर लिविंग द सिटी, ठीक है। तो वो मतलब वो गया था तो वेंट आ जाएगा, वो स्कूल मतलब पुराने स्कूल गया था, ठीक है, सिटी को छोड़ने से पहले, मतलब मिलने गया होगा, देखने गया होगा, इस तरीके से। तो यही थी सारी की सारी जो है जो आंसर थे, मैंने आपको समझा दिए, बता दिए, ठीक है, हेल्प करिए, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, और आगे देख लेते हैं कुछ अगर ऐसा कुछ है जो बताने वाला है तो बता देंगे, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। और आप जो पोस्ट जो है डाली जाती है तो उसमें भी देख सकते हैं, कुछ आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, लेटर वगैरह अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे चैनल में मिलेंगी आपको। तो बस इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।